अब हम पढ़ेंगे यूनिट 3 रूरल एंड urban डेवलपमेंट रूरल एंड urban लोकल डेवलपमेंट इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, सेमेस्टर 8 यूनिट 3। इसमें हम पढ़ेंगे पार्ट 9 और पार्ट 9 ये ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर urban एंड रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। जो सेक्शन है ये इस्टेब्लिश हुआ है 74 एंड 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1992 में हुआ था। एक रेवोल्यूशनरी स्टेप था टूवर्ड डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, की इंडिया को डिसेंट्रलाइज करना है, पावर का बंटवारा करना है लोकल लेवल तक। तो इसमें यही पढ़ेंगे कि किस तरह लोकल लेवल पे 3 लेवल पे पावर बटी हुई है, यही सब पढ़ना है। अर्बन और रूरल डेवलपमेंट की बात करेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ेंगे, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी पढ़ेंगे, मेट्रोपॉलिटिक कमेटी पढ़ेंगे, वुमेन का पार्टिसिपेशन पढ़ेंगे। चलिए करते हैं स्टार्ट। पार्ट 9 प्रोविज़न ऑफ अ पंचायत। पार्ट 9 जो है वो प्रोविज़न फॉर पंचायत है। ये जो पार्ट है ये यूटिलाइज किया गया था 3 टायर सिस्टम क्रिएट होगा गवर्नमेंट का, जहाँ पर ग्राम पंचायत होगी विलेज लेवल पे, पंचायत समिति होगी ब्लॉक लेवल पे, ज़िला परिषद होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन ये है, इट्स एवल्यूट पंचायत फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट टू कॉन्स्टिट्यूट ऑर्गन ऑफ लोकल गवर्नेंस। ये बनाता है पंचायत को एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट से एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गन यानी संवैधानिक अंग बनाता है पंचायत को, ना कि सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। किसकी? लोकल सेल्फ गवर्नेंस की। डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन, जिससे कि यहाँ पर डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन हो, डायरेक्ट और रेगुलर इलेक्शन हो तीनों लेवल पे। इससे लोकल गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन बढ़े, लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़े। ऑटोनॉमी दी गई यानी सत्ता दी गई। पंचायत जो है वो ग्रांट करती है अथॉरिटी की क्रिएट देयर ओन बजट, फॉर्मुलेट डेवलपमेंट प्लान, ओवरसी द इम्प्लीमेंट। जो पंचायत है, पंचायत को ये अथॉरिटी दी गई है कि वो अपना बजट बना सकती है, अपना डेवलपमेंट प्लान बना सकती है और उसको देख सकती है, इम्प्लीमेंट भी कर सकती है। सोशल इंक्लूजन, सामाजिक इंक्लूजन किया गया, मतलब कि लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, जिससे कि डेवलपमेंट इंश्योर हो, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन डेवलपमेंट हो। ये अमेंडमेंट क्या करती है? ये ST SC को रिजर्वेशन देती है और वुमेन को लोकल गवर्नेंस में। पार्ट A प्रोवाइड फॉर म्यूनिसिपैलिटीज़। द पार्ट प्रोवाइड्स कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू urban लोकल बॉडीज़। ये जो पार्ट A जो है ये बेसिकली म्यूनिसिपैलिटीज़ की बात करता है, जो कि urban लोकल बॉडीज़ हैं। ये इंश्योर करती है कि फंक्शन जो है इफेक्टिव इंस्टीट्यूशनल का हो urban डेवलपमेंट और प्लानिंग में। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर की बात करें, ये इस्टेब्लिश करता है एक लीगल फ्रेमवर्क फॉर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल एंड नगर पंचायत। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ये urban प्लानिंग्स बनाएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करेगी, पब्लिक सर्विस सच एज हेल्थ एजुकेशन को प्रोवाइड करेगी। फाइनेंशियल पावर ये है, इसकी ऑटोनॉमी है, मतलब इसके पास हक है कि कलेक्ट कर सके लोकल टैक्सेस फीस अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए। अकाउंटेबिलिटी क्या है? लाइक रूरल बॉडी, दिस फ्रेमवर्क एंश्योर डेमोक्रेटिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिटीजन्स एंड urban गवर्नेंस। दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं? दोनों को इंस्टीट्यूलाइज किया गया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। ये 74 से, वो 73rd से पंचायत को, 74 से म्यूनिसिपैलिटी को लोकल लेवल पे। और क्या ये गाँव में काम करती है, ये urban प्लानिंग की काम करती है। दोनों के पास राइट्स हैं। सिग्निफिकेंस की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस क्या है? द ओवररीच ऑफ द गोल दिस प्रोविजन मूव बियॉन्ड द सिंपल एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लिंक्ड विद सोशल इंक्लूजन एंड अकाउंटेबिलिटी। ये सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन नहीं, बल्कि ये लोकल गवर्नेंस को सोशली इंक्लूसिव बनाता है, लेकिन इंक्लूसिव, अकाउंटेबल और सोशल जस्टिस देता है बाय प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल लीगल बेसिस फॉर लोकल गवर्नमेंट। स्ट्रक्चरल बेस प्रोवाइड करता है लोकल गवर्नमेंट्स को। कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है जो डेवलपमेंट है रिस्पॉन्सिबल हो स्पेसिफिक नीड और प्रायोरिटीज वाइल मेंटेनिंग ट्रांसपेरेंसी, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ये इंश्योर करता है कि हर लोकल नीड्स को सुनी जाए और ट्रांसपेरेंसी और क्वालिटी को मेंटेन किया जाए। पार्ट B का जो फोकस है, बेसिकली पार्ट B में हमें पढ़ना है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है।
डेवलपमेंट प्लान्स बनाती है डिस्ट्रिक्ट के, बेसिकली इंक्लूसिव एंड रिफ्लेक्टिव ऑफ लोकल नीड्स, कोऑर्डिनेट करती है। इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था? डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी इस्टेब्लिश हुई थी 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। इसका क्रिएशन ड्रिवन था ब्रिज गैप बिटवीन स्टेट लेवल पॉलिसीज़ एंड लोकल रिक्वायरमेंट, यानी इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जो स्टेट लेवल की पॉलिसीज़ थी और जो लोकल लेवल की जो ज़रूरतें थी उन दोनों के गैप को फिल करने के लिए। आर्टिकल 243 ZZ जो है वो स्पेसिफिक आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो कि ज़रूरी करता है कि DPC का फॉर्मेशन हर स्टेट में हो, इससे कि कंसोलिडेट हो उनके प्लान जो प्रिपेयर किए जाएँ, जो कि पंचायत और म्यूनसिपैलिटी विद इन डिस्ट्रिक्ट में बनाए जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी ये है, DPC जो है वो सिर्फ एडवाइजरी बॉडी नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है ड्राफ्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड मॉनिटरिंग डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। ड्राफ्ट भी करेगी, कोऑर्डिनेट भी करेगी और मॉनिटर भी करेगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर, कंपोजिशन में कौन कौन आता है? स्ट्रक्चर ऑफ बेसिकली DPC का डिज़ाइन इसलिए गया है ताकि पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्वतंत्रता मिल सके, और जो रिप्रेजेंटेशन है रूरल और अर्बन एरिया का वो इंश्योर हो सके। मेंबरशिप में कौन कौन आते हैं इसमें जितने भी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ज़िला परिषद या म्यूनसिपैलिटी, इसके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, डिप्टी कलेक्टर और चीफ सेक्रेटरी जो कि चेयरमैन होंगे कमेटी के। ये बेसिकली कोऑर्डिनेशन का काम करेंगे ब्रिज बिटवीन लिंकिंग पिन, इसको लिंकिंग पिन भी कहा जाता है, बिटवीन लोकल सेल्फ इंस्टीट्यूशन एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच का। ये एक यूनिफाइड अप्रोच है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट की। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि DPC बेसिकली क्रिएट किया गया था हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट प्लान्स बनाए जाके बन सके इंटीग्रेटेड वेरिएशन सेक्टर, सारे सेक्टर को जोड़ के, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर को। लोकलाइजिंग डेवलपमेंट को लोकलाइज किया गया है, चाहे जो DPC है कि डेवलपमेंट प्लान्स को लोकल प्रायोरिटी और नीड्स के हिसाब से बनाता है, ना कि इन पे टॉप डाउन अप्रोच नहीं है, ये बॉटम टू अप अप्रोच है, ठीक है, नीचे से ऊपर जाना है हमें, नीचे की नीड क्या है उससे। रिसोर्सेस कोऑर्डिनेशन, यानी रिसोर्सेस का कोऑर्डिनेशन करेंगे। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ये मदद करता है कि सब इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हो, जो कि जुड़ा हुआ है लोकल प्लान और सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम से। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की बात करें, जो कमेटी है ग्रांट अथॉरिटी टू मेक फाइनेंशियल डिसीजन, इसके पास फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी है लोकल लेवल पे। अलाउंग टू देम इम्प्लीमेंट प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन इमीडिएट रिक्वायरमेंट, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोजेक्ट बना सकती है। एम्पावरमेंट बाय इन्वॉल्विंग लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स इन डिसीजन मेकिंग। DPSC स्ट्रेंथ लोकल गवर्नेंस एंड पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन, इसमें क्या होता है कि लोकल रिप्रेजेंटेटिव को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किया जाता है, जो कि स्ट्रेंथ करता है लोकल गवर्नमेंट और पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन को। सिग्निफिकेंस इन डेवलपमेंट में क्या सिग्निफिकेंस है DPSC का? जो DPSC इस्टेब्लिश हुआ था ट्रांसफॉर्म करने के लिए, जो नेचर ऑफ प्लानिंग था इंडिया का, सेंट्रलाइज मॉडल से पार्टिसिपेटिव और ट्रांसपेरेंसी प्रोसेस बनाने के लिए। सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है DPSC इंश्योर करने की डेवलपमेंट बेनिफिट जो है पुअर और मार्जिनलाइजेशन तक भी पहुँचे। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, मीटिंग के द्वारा अलग अलग बॉडीज़ के DPSC डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करता है और सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर करता है इफेक्टिवली। कंक्लूजन की बात करें, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी ज़रूरी है लोकलाइज डेवलपमेंट के लिए। ये सिर्फ टेक्नोलॉजिकल एक्सरसाइज नहीं बल्कि सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस को डेमोक्राइज करता है। पार्ट सी, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी, बेसिकली ये बिल्कुल DPSC की तरह ही है, DPC की तरह है। ये काम करते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में। स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ है जो कि यूनिक चैलेंजेस लार्ज इंडियन अर्बन पॉपुलेशन। तो इसके ओरिजिन की बात करें, जो रैपिड पीस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड मेजरमेंट में जो पॉपुलेशन बढ़ रही है वहाँ पे कॉम्प्लेक्स सोशल इकोनॉमिक एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बढ़ रहा है, तो इसके लिए एक स्पेसिफिक प्लानिंग मशीनरी की ज़रूरत होती है, जो कि मेट्रोपॉलिटन एरिया कहलाता है। बेसिकली
MNCB 74 अमेंडमेंट एक्ट 1992 में इस्टेब्लिश हुई। आर्टिकल क्या है 243 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैंडेट है हर स्टेट के लिए कि वो बनाए इसको, जो भी मेट्रोपॉलिटन एरिया जैसे दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव, ऐसे पॉपुलेशन इसकी होनी चाहिए 10 लाख यानी 1 बिलियन या 1 मिलियन से ज़्यादा। कंपोजिशन की बात करें, मिक्स ऑफ डेमोक्रेटिक टेक्निकल एक्सपर्ट्स होंगे इसमें द कमेटी इंक्लूड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन म्यूनिसिपैलिटी के होंगे या फिर नगर पंचायत विद इन मेट्रोपॉलिटन एरिया में जो नगर पंचायत होगी इसके 2/3 मेंबर मस्ट बी इलेक्टेड ऑफ म्यूनिसिपैलिटी एंड चेयरपर्सन एंड पंचायत। ऑफिशियल्स एंड एक्सपर्ट्स होंगे, कुछ एक्सपर्ट्स होंगे, कोई ऑफिशियल्स होंगे स्टेट गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव के, अर्बन प्लानिंग एक्सपर्ट्स जो कि टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेटिव एडवाइस देंगे। लीडरशिप क्या कौन अभी की इसका चेयर या सीनियर ऑफिशियल डिज़ाइन बाय स्टेट गवर्नमेंट डिज़ाइन करेगी, जो कि चीफ अर्बन डेवलपमेंट ऑफिसर होगा। इसका कोर गोल क्या है, प्राइम एडमिनिस्ट्रेटिव या हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है, जो कि लार्ज अर्बन रीजन जहाँ पे मल्टीपल लोकल बॉडीज ऑपरेट होती हैं वहाँ पे काम करेगा। इंटीग्रेटेड प्लानिंग यानी ये क्या करेगा, MNC कोऑर्डिनेट डाइवर्स डेवलपमेंट प्लानिंग ऑफ वेरियस म्यूनिसिपैलिटी, अलग बहुत सारे म्यूनिसिपैलिटी को छोड़ के उनके डाइवर्स प्लान बनाएगा, कोऑपरेशन करेगा, जहाँ जिससे म्यूचुअल सपोर्ट मिल सके, कोऑर्डिनेशन हो सके और म्यूचुअलिटी बनी रहे। हायर पॉलिसी से जुड़ा रहेगा। द इंशाल उर्बान लोकल सेंस विद स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट वर्ल्ड पॉलिसी एंड प्रायोरिटीज़ को बढ़ाएगा, यानी कि उर्बान के साथ स्टेट सेंट्रल तीनों की वर्ल्ड पॉलिसी की बात करेगा। रिसोर्स एफिशिएंसी यानी ये इक्विटेबल एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन रिसोर्सेज को इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट करेगा, रीजनल ग्रोथ को बढ़ाएगा। की फंक्शन क्या है, पॉलिसी मेकिंग एंड प्लान प्रिपरेशन मेट्रो जोन में। ड्राफ्ट प्लान को ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान बनाएगा मेट्रोपॉलिटन एरिया में। इंफ्रास्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन यानी हाउसिंग, हेल्थ, एजुकेशन, पब्लिक सेफ्टी इनको डेवलपमेंट करेगा जोड़ के। डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन होगा, लोकल MP। सिग्निफिकेंस क्या है अर्बन ग्रोथ का, MNC एसेंशियल है, स्ट्रेंथ डेमोक्रेटिक डिजिटलाइजेशन को मजबूत करता है लार्ज सिटी में। ये इंश्योर करता है कि अर्बन ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज नहीं है बल्कि पार्टिसिपेटिव प्रोसेस है, जो कि रिफ्लेक्ट करता है लोकल नीड्स को। उसके साथ ही कॉम्प्लेक्सिबिलिटी ऑफ लार्ज मेट्रोपॉलिटन इकोनॉमी। अल्टीमेटली इसका ये रोल है कि श्योर करता है सस्टेनेबल इंक्लूसिव अर्बन डेवलपमेंट, सिटीज़ को ज़्यादा रिलायंट और बेटर मैनेज करता है। पार्ट डी की बात करेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समितियाँ। एक ये इंस्टीट्यूशन है, सोशल इकोनॉमिक बेनिफिट करती हैं रूरल और अर्बन। बेसिकली सहकारी समितियाँ क्या होती हैं, ये जो होती हैं नॉन गवर्नमेंटल होती हैं। इसको कॉन्स्टिट्यूशनली बनाया गया है, ये इकोनॉमिक से आगे होती हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी सिर्फ और सिर्फ बिजनेस का एम या प्रॉफिट नहीं बनाना होता है, इनका एम होता है कम्युनिटी का एम्पावरमेंट करना और डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन को। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट ये जो ऑपरेट होती हैं प्राइस ऑफ 1 मेंबर 1 वोट, इस प्रिंसिपल पे ऑपरेट होती है कि एक मेंबर का एक ही वोट होगा, हर मेंबर के पास इक्वल वॉइस है डिसीजन मेकिंग में की और फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन और इकोनॉमिक स्टेक की। इन सब का कलेक्टिव इंटरेस्ट होता है। इनका जो ऑब्जेक्टिव होता है कि हम अपने कलेक्टिव मेंबर ऑफ द स्टेट, मेंबर ऑफ कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करेंगे, देयर रिसोर्सेज को शेयर करेंगे, इकोनॉमिक इंक्लूजन को बढ़ाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल फ्रेमवर्क, ज्यूरिडिक्शन की बात करें, कोऑपरेटिव्स आर इंक्लूड बोथ, ये कोऑपरेटिव्स जो आते हैं वो स्टेट लिस्ट में भी और उनकी लिस्ट में भी, दोनों लिस्ट में है, यानी जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट है एक्टिव रोल प्ले करेगी इनके रेगुलेशन के लिए, इनके फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए और मॉनिटरिंग के लिए। इंटीग्रेशन विद लोकल गवर्नमेंट्स जुड़े हुए हैं। ये 74 और 73rd अमेंडमेंट एक्ट क्या करता है, इनके कोऑर्डिनेशन को बढ़ाता है पंचायत और म्यूनसिपैलिटी के साथ। एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेशन स्ट्रेंथ एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, ये जो कोऑर्डिनेशन है ये मजबूत करता है एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को, इंश्योर करता है कि रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो, कम्युनिटी बेस्ड डिसीजन मेकिंग को बढ़ाएगा। टाइप्स ऑफ फंक्शन ऑफ कोऑपरेटिव्स, क्या क्या फंक्शन होते हैं कोऑपरेटिव्स के।
कोऑपरेटिव जो होते हैं वो ऑपरेट होते हैं अलग अलग सेक्टर में स्पेसिफिक लोकल नीड्स के हिसाब से। एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव्स होती हैं जो कि मदद करते हैं फार्मर्स को, उनको एसेंशियल इनपुट प्रोवाइड करते हैं, सीड्स, फर्टिलाइज़र, इरिगेशन फैसिलिटी, और ये इंश्योर करते हैं कि फेयर प्राइस फॉर देयर उनके फेयर प्राइस मिले। क्रेडिट कोऑपरेटिव्स होते हैं जो कि दे प्रोवाइड मेंबर विद फाइनेंशियल असिस्ट, अपने मेंबर को फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं, लोन्स देते हैं लो लेवल पे, जिससे कि उनका एक्सप्लॉयटेटिव लीडिंग प्रैक्टिस जो है वो रुक सके। कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स वो होते हैं जो फोकस करते हैं सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स को सप्लाई करते हैं, कंज्यूमर राइट को प्रोटेक्ट करते हैं। लेबर कोऑपरेटिव वो होते हैं फॉर्म स्पेशली फॉर सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ लेबर के लिए बनाए जाते हैं। इम्पैक्ट ऑन डेवलपमेंट में कोऑपरेटिव्स का क्या इम्पैक्ट पड़ा? इन्होंने इकोनॉमिक एम्पावरमेंट को बढ़ाया, जिससे कि इंक्रीज हुई सेल्फ रिलायंस, फार्मर्स, आर्टिसन, स्मॉल बिजनेस ओनर सेल्फ रिलायंस हुए। इनको टेक्निकल एसिड और फाइनेंशियल सपोर्ट दी इन्होंने। सोशली इंक्लूजन, इन्होंने क्या किया, मार्जिनलाइज या वीकर सेक्शन को डेवलपमेंट में मेन स्ट्रीम में लाए। इन्होंने सोशल जस्टिस और इक्वलिटी को प्रमोट किया। रिसोर्स मैनेजमेंट, दे इंश्योर मैक्सिमम सस्टेनेबल यूज़ ऑफ लोकल रिसोर्सेज फॉर बेनिफिट ऑफ एंटायर कंट्री, कि मतलब रिसोर्स का मैनेजमेंट कहीं किया इन्होंने, मैक्सिमम और सस्टेनेबल यूज़ किया लोकल रिसोर्स का, और एंटायर कंट्री का बेनिफिट हुआ। अब लास्ट पार्ट है हमारा महिला मतलब वुमेंस पार्टिसिपेशन का। डेवलपमेंट प्रोसेस इन इंडिया होलिस्टिक इक्विटेबल सिस्टम फॉलोइंग द एक्सपेंशन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम। वुमेन पार्टिसिपेशन पढ़ेंगे हम। तो वुमेन पार्टिसिपेशन, द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाज गिवन अ फॉर्मल लीगल बेस थ्रू 73 अमेंडमेंट एक्ट, यानी जो 74 और 73rd अमेंडमेंट एक्ट था उसने वुमेन्स का पार्टिसिपेशन को सेल्फ गवर्नमेंट में फॉर्मली लीगली बनाया, फॉर्मल और लीगल बनाया। 243D क्लॉज 3, 243D, 243T, ये जो आर्टिकल है इन्होंने 30% रिजर्वेशन दी वुमेन को टोटल नंबर ऑफ सीट्स में से, और कुछ रिजर्व सीट्स ST और SC के लिए पंचायत और म्यूनसिपैलिटी में। स्टेट लेवल एवोल्यूशन, ओवर टाइम इंडिया का जो स्टेट है वो एक्सपैंड हुए, उन्होंने एक्सपैंड किया 50% रिजर्वेशन वुमेन को ही, जिससे कि उनकी जो लोकल गवर्नमेंट्स में प्रेजेंस है वो बढ़ी। अब वो बेनिफिशरी से डिसीजन मेकर हो गई। ये फ्रेमवर्क उनके रोल को बताता है कि कैसे वो बेनिफिशरी से गवर्नमेंट की स्कीम में एक्टिव डिसीजन लेने लगी हैं गवर्नमेंट्स में। कोर ऑब्जेक्टिव क्या था वुमेन पार्टिसिपेशन का? द इंक्लूजन ऑफ वुमेन इन लोकल गवर्नमेंट टू अचीव जस्ट न्यूमेरिकल क्वालिटेटिव चेंज हाउ डेवलपमेंट अप्रोच, यानी सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट नहीं किया इन्होंने, क्वालिटेटिव चेंज लाया डेवलपमेंट अप्रोच में, यानी क्वालिटी को बढ़ाया। इक्वल रिप्रेजेंटेशन, यानी वुमेंस को राइट दिए गए डिसीजन मेकिंग में, ग्राम पंचायत में, म्यूनसिपैलिटी में डिसीजन मेकिंग रोल लिया, सोशल वेलफेयर में इन्होंने प्रोवाइड किया। उनके जो एक्सपीरियंस होते हैं वो जुड़े होते हैं कम्युनिटी से, हेल्थ से, हाउस होल्ड से, तो उन्होंने इस चीज़ को बढ़ाया। सैनिटेशन, इंतहाई पॉलिसियों में इन्होंने मदद करी। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, एक टूल था पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का, जिसने जेंडर इनक्वालिटी को कम किया, बताया गया है। ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन एंड गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, वुमेन रिप्रेजेंट फंक्शन विद इन स्ट्रक्चरल इंस्टीट्यूशन सिस्टम टू मैनेज लोकल डेवलपमेंट। वुमेन का जो फंक्शन था स्ट्रक्चरल इंस्टीट्यूशन में लोकल डेवलपमेंट को मजबूत करना था। एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेशन, इन्होंने साथ काम किया पंचायत स्प्लिट के एग्जीक्यूटिव अफसर के और अदर स्टाफ की प्रोजेक्ट में। प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग, इन्होंने इन्वायरमेंट के साथ कोलैबोरेट किया। वुमेन विद प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिसी प्रोसेस एनहांस ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि उनको नॉलेज होती थी, प्रैक्टिकल नॉलेज से इन्होंने ओवरऑल पॉलिसी को एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को बढ़ाया। कम्युनिटी प्रॉक्सिमिटी, बिकॉज वुमेन रिप्रेजेंट आर ऑफ्टन मोर अटेंड एक्चुअल नीड्स ऑफ कम्युनिटी को पता होता है। द प्लान हैव टू फॉर्म प्लेस फॉर्मल, यानी यहाँ पे अभी भी प्रोडक्ट स्टेज हैं। इम्पैक्ट क्या पड़ा? इम्पैक्ट एंड सिग्निफिकेंट,
ये सोर्स है, ये जोर देती है वुमेन्स पार्टिसिपेशन हैज़ ट्रांसफॉर्मेटिव इफेक्टिव ऑन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। द सोर्स एम्फोसाइज दैट वुमेन पार्टिसिपेशन हैड ट्रांसफॉर्मेटिव इफेक्टिव ऑन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग यानी इंक्लूसिव ब्राइंग डाइवर्सिटी टू डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, मेकिंग गवर्नमेंट मोर ट्रांसफर रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल बनी, क्वालिटी ऑफ डेवलपमेंट में चेंज आया, वुमेन ने बेटर आउटकम दिया जैसे कि चाइल्ड डेवलपमेंट, फीमेल लिटरेसी और पब्लिक हेल्थ का काम किया, डेमोक्रेसी को मजबूत बनाया, वुमेन्स पार्टिसिपेशन कल्चर चेंज लाया डेमोक्रेसी में, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी बाय fostering citizen trust, ensure development balance with local needs, women's participation, long term stability, democratic बेसिकली सिर्फ और सिर्फ ये कॉन्स्टिट्यूशन कोटा को फिल नहीं करता, वुमेन पार्टिसिपेशन ये एक डिसेंसिव इंस्ट्रूमेंट है सोशल जस्टिस के लिए। इसने क्या करा, सेंसिटिव एरियाज जो थे उसको फुलफ़िल किया, उनके लिए पॉलिसीज़ बनाई। चलो हमारा